नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अजय कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल 01 क्लासेस पर। आज का ये वीडियो बनाने का पर्पस, जैसा कि हमने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हरियाणा में जो पीजीटी कंप्यूटर टीचर यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी आई हुई है, या यूं कहें कि उसका नोटिफिकेशन जारी हो रखा है, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो रिजर्वेशन का बेनिफिट्स है वो किस किस को मिलेगा बाय कास्ट, और अलग अगर कोई अदर स्टेट का कैंडिडेट है उसको कैसे मिलेगा, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट एस्टेट वगैरह होता है, एस्टेट होता है, वो सारा हम इसमें देखेंगे। साथ में ही मैं आप लोगों को, जो लोग क्वालिफाई करते हैं, जो लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई कर रहे हैं, उनको स्टडी करने के अंदर मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, उसके रिगार्डिंग ही हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये एक नोटिफिकेशन है एचपीएससी का। अब आप कहोगे कि ये नोटिफिकेशन कहाँ से मिला या हमें देखना है। मोस्टली तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, व्हाट्सएप वगैरह पे मिल गया होगा ग्रुप में। फिर भी अगर आपको कहीं से देखना है, आप क्या करें, गूगल खोल लें, उसके अंदर आप एचपीएससी लिखें। हमेशा ये जो वैकेंसीज है कंप्यूटर टीचर की रिलेटेड, ये हरियाणा एसएससी एचएसएससी का कंडक्ट करवाती थी, लेकिन अब की बार ये जो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, वो इस वैकेंसी को कंप्लीट करवाएगा। हरियाणा पब्लिक यानी जो पब्लिक कमीशन हर स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे राजस्थान की बात करूं तो उसके अंदर आरपीएससी है, पंजाब की बात करूं तो पीएससी होगा। तो ऐसे हरियाणा का जो है एचपीएससी है। इसके अंदर अगर आप जाके एडवर्टीजमेंट के अंदर क्लिक करेंगे तो आपको यह यहाँ पे दो टाइप के एडवर्टीजमेंट शो करेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन वेरियस सब्जेक्ट, यानी सभी सब्जेक्ट में, रेस्ट ऑफ हरियाणा और एक मेवात कैडर। इन्होंने जो वैकेंसी है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक मेवात कैडर के लिए और एक रेस्ट ऑफ हरियाणा है, बाकी अलग के लिए। मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं पता कि ऐसा क्यों किया है, बट जो यूजुअली होता है, ये शायद मेवात कैडर या तो बैकवर्ड एरिया होगा। अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में सही कर देना। स्टडी के अंदर शायद बैकवर्ड एरिया हो, तो वहां से टीचर शायद ट्रांसफ़र करवा लेते होंगे अपनी मनपसंद जगह पे, और वहाँ रहना कम पसंद करते होंगे। तो ऐसे एरियाज जो हार्ड ड्यूटी के अंदर काउंट होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो अगर कैंडिडेट वहाँ पे टीचर सेलेक्ट हुआ है, वो कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवा के ना जा सके, ऐसी कुछ पॉलिसी वो स्टार्टिंग से ही लेके आ जाती है कि वहाँ की हमें एजुकेशन सिस्टम सुधारना है। इस वजह से वो कहीं और मूव ना कर पाए अगर कोई टीचर लगता है। तो शायद ये रिस्ट्रिक्शन इस वजह से लगा होगा। आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दिस। तो हम बात करते हैं, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे एडवर्टीजमेंट पे, ये मेरा पहले से डाउनलोड है, तो यहाँ पे ये हमारा एडवर्टीजमेंट ओपन हो गया। अब इस एडवर्टीजमेंट के अंदर क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है डेट ऑफ पब्लिकेशन 19, और ये स्टार्ट हो रहा है फॉर्म भरना 21 तारीख से। यानी आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 23/11 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जबकि इसके अकॉर्डिंग हमारा ये स्टार्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करके आगे देखते हैं, इन्होंने कहा है कि 21 तारीख को डेट आपका लिंक अवेलेबल हो जाएगा अप्लाई करने का, जैसे नीचे आ रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं 23 है, तो ये नहीं है, मतलब अभी अवेलेबल नहीं हुआ। मे बी वो फिर से कुछ डीप डाउन डिस्कशन में चले गए हों कि अभी अलाउ करना या नहीं करना, या कुछ टेक्निकल एरर होगा, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। तो बाकी हम नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेते हैं। नोटिफिकेशन में क्या है, सबसे पहले ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट को अपनी जो भी एलिजिबिलिटी है वो चेक कर ले तो ही अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए एचपीएससी की वेबसाइट आप क्लिक करोगे तो भी वहीं पहुंचोगे। क्लिक करके दिखा देता हूँ, इन्होंने तो लिंक ही गलत डाल रखा है। ठीक है, आप यही एचपीएससी की वेबसाइट पे चले जाएं, वहां पे अप्लाई का वो लिंक आएगा, वहां से हम अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट बता रखी है कि 12 दिसंबर, यानी इन्होंने अप्रोक्स 1 मंथ का टाइम देते हैं। तो मे भी जैसे इन्होंने अभी अप्लाई करने के लिए डेट लिंक ओपन नहीं हुआ है, तो मे बी ये भी डेट एक्सटेंड हो जाए। लेकिन उससे हमें क्या, हमें तो जिसे अप्लाई करना होगा वो पहले ही कर देगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो नंबर दे रखे हैं, हम अपने आ जाते हैं। हम इस वीडियो के अंदर मैं मेवात कैडर वाला नोटिफिकेशन कवर नहीं कर रहा हूँ। एक ही नोटिफिकेशन बहुत है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग सेम ही होंगे उसके अंदर।
फिर भी अगर किसी को, आप लोगों को लगता है कि उसमें भी कुछ देख के हमें बताइए या उससे रिलेटेड कुछ डाउट्स हो आप लोगों के, आप कमेंट में, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपके जो भी सजेशन, क्यूरी, कुछ भी आपके मन में सवाल है आप नीचे डालें। आपको मैं कोशिश करूंगा 100% आपको सही जानकारी मैं आपको डिलीवर करूं। हम बात कर लेते हैं इसके अंदर 2 नंबर के ऊपर, कंप्यूटर साइंस है। 1633 हमारे पास टोटल पद दिखा रहे हैं, जिसको इन्होंने रिजर्वेशन के अंदर से बाइफरगेट कर रखा है। जैसे जनरल के अंदर 898 और एससी, बीसीए और बीसीबी। यहाँ पे ओबीसी की 2 कैटेगरी है, बीसीए बीसीबी। मैं जहाँ तक समझता हूँ बीसीए और बीसीबी ये सिर्फ ओल्ड और न्यू, ऐसा जो कुछ न्यू कैटेगरीज नए बीसी में आए हैं या जिनका नया बना है कुछ ऐसा होगा, और बीसीबी है जो कि पुराने ओबीसी के अंदर हैं उनका है। ईडब्ल्यूएस आई गया हमारा, ये फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फीमेल के लिए है। तो कुल मिला के ये हमारे पास 1633 वैकेंसीज है। अगर कोई ओबीसी का बंदा जनरल की मेरिट काउंट करेगा तो वो जनरल की सीट के अंदर ही जाएगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आप ये ना देखें कि मैं बीसीबी में हूँ सिर्फ 82 पे ही मैं फाइट करूँगा, ऐसा नहीं है। आप 82 के हो, आप इस जो ये पोस्ट है 898 इसके ऊपर भी आप फाइट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारी पोस्ट होगी, ये नीचे फुल फॉर्म्स लिखी हुई है इनकी। अब बात कर लेते हैं हम डायरेक्ट इसकी, हमारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसने साफ कह दिया कि हमें मास्टर चाहिए। अब चाहे तो आप एमसीए ले आओ 3 साल का कोर्स, या 2 साल की एमएससी ले आओ जो कि बीएससी के बाद में हो जाएगी, या बीटेक आप ग्रेजुएट हो तो चलेगा। और 55% एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए एटलीस्ट, किसमें, जो ये ग्रेजुएशन के जो इन्होंने दे रखे हैं इसके अंदर है ना, ये पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, ये पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, और ये बी का या बीटेक का, इसमें 55% एग्रीगेट होना चाहिए। और हिंदी या संस्कृत आपके पास 10+2 या बीए एमए जो अदर सब्जेक्ट वाले अप्लाई करेंगे उनके पास होनी चाहिए। फिर सबसे जो मेन थर्ड पॉइंट आता है, यही ये थर्ड पॉइंट डाला इसीलिए गया होता है कि आधे से ज़्यादा लोग यहीं पे कट आउट हो जाएंगे। जैसे मान लो कोई एक ऐसा, मैं बात करूं आईटी के इंसान की जो इसरो के एग्ज़ाम दे रहा है, गेट के एग्ज़ाम दे रहा है ना, वो उस लेवल के एग्ज़ाम दे रहा है लेकिन उसने कभी फोकस नहीं किया टीचर बनने के लिए, कंप्यूटर टीचर बनने के लिए, तो उसने कभी पहले ये क्वालिफाई नहीं किया हुआ एस्टेट, तो वो तो एलिजिबल ही नहीं है भले ही उसके पास एमटेक हो। तो ये वहाँ पे कट आउट करने के लिए होता है। एचटेट हरियाणा अपना टीचर का एलिजिबिलिटी टेस्ट रखती है, और ये शायद साल में 1 या 2 बार होता है, मुझे श्योर नहीं, और पर उसकी वैलिडिटी 4-5 साल कुछ ऐसे रहती है। और आगे इसके अंदर एक नोटिफिकेशन एक पॉइंट दे रखा है कि अगर आपके पास एचटेट है, ठीक है, और आप ये मिनिमम क्वालिफिकेशन, जैसे हमें तो कंप्यूटर के हैं हमें मतलब नहीं, लेकिन कोई अदर सब्जेक्ट का हो, मान लो उसके पास बीए एमए जो भी मांगी गई है वो है, एचटेट है, लेकिन बीएड कंप्लीट नहीं हुआ है, तो भी वो फॉर्म फिल कर सकता है, ऐसा इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। वापस इस पे आ जाते हैं। एस्टेट क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेती है, अगर वो भी आपने कर रखा है तो भी आपका चलेगा। फोर्थ पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट इन गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। इसका क्या मतलब है, इसका नीचे इन्होंने बाइफर्केशन करके दे रखा है। आपके पास एटलीस्ट, जैसे मान लो अगर पीसीएम, हम कंप्यूटर की बात करें, पीसीएम अगर 12th लेवल की होती तो एक सब्जेक्ट में 50% और 2 सब्जेक्ट में मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए, ऐसा। और कहीं पे 2 ही सब्जेक्ट है तो उनमें एक में 50 और एक में 45% मार्क्स होने चाहिए। कुल मिला के आपके पास, आप अगर सभी में आपके पास 55% मार्क्स है एटलीस्ट, तो ऐसे समझ के चलो कि आपका अच्छा जाएगा सब कुछ, आप एलिजिबल हो इसके अंदर, ठीक है। वो जो मैं बता रहा था वो सब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये जो चीज़ें जो मैंने आपको बताई है। अब हम बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन की, कि अदर स्टेट का जो कैंडिडेट है वो फिल कर पाएगा नहीं। अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट हो, हरियाणा का आपके पास डोमिसाइल है, मूल निवास है, तब तो आपको रिजर्वेशन के जो बेनिफिट आपको कास्ट को मिल रहे हैं स्टेट के अंदर वो मिलना ही मिलना है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं फॉर्म अप्लाई के टाइम आपको क्या फिल करना है। ईडब्ल्यूएस में आओगे, जनरल में आओगे, ओबीसी में।
अगर कोई अदर कैंडिडेट अदर स्टेट की बात करें, जो नियर बाय स्टेट रहते हैं, जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, ऐसे, तो वहाँ के अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो वो कहेंगे कि सर हम तो हमारे स्टेट में हम ओबीसी में आते हैं, तो इस फॉर्म में हम ओबीसी फिल करेंगे या जनरल में। आप लोग जनरल में काउंट करोगे, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है अगर किसी के पास हरियाणा का डोमिसाइल नहीं है, वो यहाँ हरियाणा का मूल निवासी नहीं है, हम उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं देंगे। इतना क्लियर कहीं नहीं लिखा होता, इस नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है। तो आपको जनरल में काउंट होगे, ठीक है। अगर हम स्केल ऑफ पे की बात करें, यानी कि हमें लगने के बाद अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो लगते ही हमें कितनी सैलरी मिलेगी, ये कौन से पे बैंड की या पे ग्रेड की ये वैकेंसी है, तो मैंने इसके लिए आपके लिए खोल के रखा है ये 47,600, यानी ये आपको 4800 पे ग्रेड की वैकेंसी है ये, ठीक है। आपको लगते हैं इसमें 47,600 रुपये बेसिक सैलरी मिलेगी। सैलरी का स्ट्रक्चर क्या रहता है, बेसिक सैलरी 47,600, फिर एक डियरनेस अलाउंस रहता है हमारा जो कि 28% है करंटली इन हरियाणा। ये बढ़ेगा ही ऑब्वियसली, कब बढ़ता है वो डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। एचआरए है वो सिटी के वाइज डिपेंड किया हुआ। हाउस रेंट अलाउंसेज है 9%, 18%, 27%। ये या तो आप गवर्नमेंट के दिए हुए क्वार्टर्स या रहने की जो जगह है वो आप ऑन कर लेते हो तो आपको ये इतनी सैलरी नहीं मिलेगी जो भी आपको मिल रहा है, और अगर नहीं करते हो तो आपको ये हाउस रेंट के नाम पे गवर्नमेंट आपको ये देती है। बड़ी सिटी है तो 27% और छोटी सिटी है तो 9% और बीच का है 18%। ये कैटेगरी है डिवाइडेड XYZ, उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो लगभग अप्रोक्स आपको 63,000 के अकॉर्डिंग आपकी अमाउंट मिलेगी। लेकिन नेट अमाउंट जो आएगी उसमें कुछ डिडक्शन होता है, गवर्नमेंट जॉब में कुछ डिडक्शंस होते हैं सेविंग के नाम पे। तो अगर एनपीएस ही आपका कटेगा, क्योंकि वहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम तो है नहीं, अगर वो 10% सिर्फ हम वही डिडक्ट करें तो आपको 55% के अप्रोक्स आपको वो सैलरी इन हैंड आ जाएगी। जो मैरिड वुमेन है उनके कई बार इशू रहता है, या तो इंटरकास्ट मैरिज होती है उसकी वजह से, या इंटर स्टेट में अगर उनकी शादी हुई है तो उनको बड़ा ये कन्फ्यूजन रहता है कि मुझे रिजर्वेशन का बेनिफिट मेरे फादर की साइड का मिलेगा या मेरे इन लॉज का यानी ससुराल की साइड का मिलेगा। तो उनके लिए इन्होंने साफ दे रखा है कि ये आपको आपके फादर की साइड का जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होगा अगर आपका इफ एप्लीकेबल हो तो आपको वो ही बेनिफिट मिलेगा, अदर नहीं मिलेगा। इन लॉज की फैमिलीज का नहीं मिलेगा आपको। और अगर बात करें कि इनकी फीस फॉर्म फीस कितनी होगी, मेल चाहे राजस्थान का है, जनरल कैटेगरी की बात हो रही है, जनरल कैटेगरी हरियाणा, अदर स्टेट का कोई भी मेल उसके लिए 1000 है। फीमेल वो चाहे हरियाणा की है, चाहे बाहर की है, चाहे शेड्यूल कास्ट की है, उसके लिए 250। शेड्यूल कास्ट का यानी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है अगर कोई मेल है उसके लिए 250 होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 250 है। ईडब्ल्यूएस, शेड्यूल कास्ट, SC ST OBC वगैरह ये सिर्फ हरियाणा के होने चाहिए तो ही बेनिफिट मिलेगा। और पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी मिनिमम 40% अगर कोई डिसेबल है उसके पास सर्टिफिकेट है उस चीज़ का तो वो आपको नील है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। एक चीज़ और आती है इसके अंदर, अगर आप हरियाणा में करंटली वर्किंग है ना, किसी अदर स्टेट में वर्किंग है या अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वर्किंग है और आप स्टेट की जॉब चूज करते हैं तो तब तो गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप हरियाणा के अंदर ही किसी और अदर डिपार्टमेंट में आप करंटली एम्प्लॉयड हो और इस जॉब में आना चाहते हो तो आपको एनओसी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ऐसा हो तो आपको पता ही होगा ये चीज़ें, वो आपके पास होनी चाहिए और हरियाणा गवर्नमेंट के जो भी बोर्ड वगैरह होगा उससे आपके पास साइंड होनी चाहिए। बाकी सभी सर्टिफिकेट लगेंगे इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। पहली चीज़ तो ये कि हम देखेंगे कि विदाउट सिलेबस कैसे हम पास कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो पिछली बार रिक्रूटमेंट हुआ है कई साल पहले हुआ था उसका सिलेबस निकाल लेंगे, या केंद्रीय विद्यालय KVS NVS का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग निकाल के हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला टारगेट तो हमारा ये रहना चाहिए कि जो कंप्लीट सिलेबस है ना आप पढ़ो उसको, मतलब कैसे भी पढ़ो, चाहे किताब से पढ़ो, चाहे नेट से पढ़ो, चाहे स्प्राउट में पढ़ो, एक बार कंप्लीट पूरा कर लो आप। ये बहुत बड़ी गलती हम कर देते हैं स्टार्टिंग में कि आधा सिलेबस कवर कर लिया, कुछ टॉपिक कवर। टेक्निकल के पार्ट की बात कर रहा हूँ। फिर जब डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा हम उसमें देखेंगे उसका वेटेज कैसा रखा है, टेक्निकल का वेटेज कितना % है, नॉन टेक्निकल कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटेजी अलग से बनाएंगे। बाकी स्टडी में हेल्प करने के लिए टेलीग्राम के ऊपर मेरा एक ग्रुप और एक चैनल है, मैं दोनों के लिंक आपको नीचे शेयर कर दूंगा। जो चैनल है उसके अंदर तो मैं सिर्फ जो न्यू वीडियोज आते हैं उनको पोस्ट कर देता हूँ, और जो ग्रुप है उसके अंदर ऑलरेडी 1500 के आसपास कैंडिडेट जुड़े हुए हैं जो इंडिविजुअल ऐसे विदाउट एनी प्रमोशन जुड़े हुए हैं। उनके अंदर क्या है, अब वो लोग क्वेश्चन जिनको तैयारी कर रहे हैं वो खुद भी डालते रहते हैं। किसी को डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड आप उसमें डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा, मैं नहीं तो कोई और। वहाँ एक्टिव ग्रुप है, आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। तो वहाँ से आप लोगों को बहुत
बेनिफिट मिलेगा। एक बार सिलेबस आ जाता है फिर हम डिसाइड करेंगे कौन सी बुक्स लेनी है, कैसे प्रिपरेशन करना है ना, सब कुछ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है और सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ न्यू वीडियोस देखना चाहते हो, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना चाहो तो आपकी मर्जी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।